हम आपको भारतीय संविधान के भाग 5 का अध्याय 1 कार्यपालिका के बारे में बता दिया है। कार्यपालिका मतलब कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इसके बारे में हम आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक चर्चा कर दिए हैं। ये चैप्टर 1 में है। अब अध्याय 2 में आपका 79 से लेकर 122 तक पढ़ना है। 79 से लेकर 122 तक संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। तो चलिए अध्ययन करते हैं। अध्याय 2 संसद। संसद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहाँ पर है? तो दिल्ली में है पार्लियामेंट, संसद भवन। तो संसद जो है, संसद के बारे में अध्ययन करने के लिए हम एक ट्रिक आपको बताते हैं। ट्रिक क्या है? सरला। जैसे ये सरला है, मान लो किसी का नाम है सरला, ठीक। दूसरे का नाम याद रखो जय, और तीसरे का नाम रखो शाम। तो पहला जो सरला है ना, खूब आराम से आपको आर्टिकल याद हो जाएगा। SRL, सरला मतलब SRL। एस मतलब संसद, 79 आर्टिकल। आर मतलब राज्यसभा, 80 आर्टिकल में पढ़ना है। एल मतलब लोकसभा, 81 आर्टिकल में पढ़ना है। तो 3 आर्टिकल हो गए, 79, 80, 81 सरला से, SRL से, ठीक। अब इसको बाद में बताएंगे, पहले 3 आर्टिकल हम आपको समझाते हैं। SRL ये तो भूलिएगा नहीं। एस मतलब 79 आर्टिकल, आर मतलब 80 आर्टिकल, और एल मतलब 81 आर्टिकल। एस का मतलब होता है संसद, एस मतलब संसद 79 आर्टिकल। आर मतलब राज्यसभा, 80 आर्टिकल। ला मतलब याद रखिए लोकसभा, 81 आर्टिकल, ठीक। तुरंत कोई पूछे कि संसद के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? 79। कोई पूछे कि राज्यसभा के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 80। कोई पूछे कि लोकसभा किस आर्टिकल में है? तो 81। सरला ट्रिक याद रखिएगा आराम से। ये तीनों आर्टिकल कभी नहीं भूलिएगा जिंदगी में। अब चलिए, एस मतलब संसद का गठन। आर्टिकल 79 में, ये 79 है, संसद का गठन। संसद का गठन कैसे होता है? तो भारत के संसद यानी पार्लियामेंट का गठन, इसके कितने अंग हैं? संसद का गठन के बारे में पढ़ने के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि संसद का गठन किससे किससे होता है। 3 अंग है इसके, तीन राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों से संसद का गठन होता है। संसद नाम लीजिएगा तो इसका मतलब केवल राष्ट्रपति नहीं हुआ। संसद का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में जो राज्य की सभा होती है, राज्य के जो MLA होते हैं वो चुन करके राज्यसभा में आते हैं, इसलिए अपर हाउस कहा जाता है इसको। इसके सदस्यों का चुनाव आम जनता नहीं करती है, MLA ही, राज्यों के MLA चाहे केंद्र शासित प्रदेशों के MLA ही चुन करके आते हैं, इसीलिए इसको अपर हाउस बोला जाता है। और लोकसभा के सदस्य जो होते हैं ये सीधे जनता चुनती है MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, इसीलिए इसको लोअर हाउस बोलते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस, एल से भी याद हो जाएगा। लोअर हाउस मतलब निम्न सदन लोकसभा, अपर हाउस मतलब उच्च सदन राज्यसभा, और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से होता है। तो भारत के संसद के कितने अंग हो गए? 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक। अब याद रखिए, क्या याद रखना है? राष्ट्रपति किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में
बैठते नहीं। राष्ट्रपति जो होते हैं किसी सदन में, सदन कितने होते हैं? दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों सदन में, यानी मान लो ये लोकसभा हो गया और ये मान लो ये आपका राज्यसभा हो गया। तो ये दोनों में, दोनों सदन में राष्ट्रपति नहीं बैठेंगे। राष्ट्रपति दोनों सदन में नहीं बैठते हैं, न लोकसभा में बैठते हैं और न राज्यसभा में बैठते हैं। लेकिन इनके बिना कोई भी कानून या अधिनियम, चाहे एक्ट कहिए, कोई भी कानून, एक्ट या अधिनियम, तीनों में से कोई भी कह सकते हो, तो इनके बिना कोई भी कानून पारित नहीं हो सकता है। जैसे कोई भी कानून बनता है, कोई भी अधिनियम बनता है, तो राष्ट्रपति ही साइन करता है लास्ट में। पहले बता चुके हैं कि लोकसभा में पहले 2/3 सदस्य वहाँ पर बहुमत से वो जो प्रस्ताव होगा, वो 2/3 सदस्य उसको बहुमत से अपना पारित करेंगे, फिर उसको राज्यसभा में भेजेंगे, वहाँ पर फिर 2/3 सदस्य यदि सपोर्ट में है उस कानून के, तब राष्ट्रपति क्या करते हैं? उस पर साइन करते हैं। तो राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक वह कानून क्या होगा, चाहे अधिनियम क्या होगा, पारित नहीं होगा, मतलब लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति अपने पास रख सकते हैं, जब तक रखे रहेंगे तब तक लागू नहीं होगा। साइन करेंगे तभी वो अधिनियम कानून बन जाएगा, ठीक ना। तो ये बात है। इसका मतलब कि राष्ट्रपति जो होता है कभी इसमें चुनाव में भाग नहीं लेता है। जो अधिनियम, जो प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में, जो कानून बनाने के लिए प्रस्ताव की इसको कानून बना दिया जाए, तो इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। उसमें केवल वो साइन करने के लिए होते हैं, यानी कि न लोकसभा के न राज्यसभा के इसमें बैठते नहीं हैं, न सदस्य होते हैं। लेकिन कानून जब बनता है तो इनके बिना कानून नहीं बनेगा, क्योंकि इनकी सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, याद रखना है। संसद के कितने अंग होते हैं बताइए? 3 अंग होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, स्टेट ऑफ द, ये स्टेट के होते हैं राज्यसभा, यानी एमएलए, जो एमएलए से चुन कर आते हैं उसी को राज्यसभा के सदस्य बनाए जाते हैं। और लोकसभा मतलब कि जो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक ना। किस अनुच्छेद के तहत भारत की एक संसद होगी? भारत की संसद किस अनुच्छेद के तहत है? 79। सरला ट्रिक याद रखिए। क्या राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है? प्रेसिडेंट संसद का हिस्सा है? तो आंसर कहिएगा हाँ, संसद का तो हिस्सा ही है 79 में। 79 में क्या कह रहा है कि संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, यानी संसद का हिस्सा राष्ट्रपति है। अब चलिए सरला ट्रिक से, से संसद हो गया, आर से राज्यसभा। राज्यसभा कितने आर्टिकल हो गए? 80। सरला, एस से संसद 79, आर से राज्यसभा 80, एल से लॉ से लोकसभा 81। चलिए अब 80 आर्टिकल पढ़ते हैं। 80 ये कभी नहीं भूल सकते हैं। सरला, राज्यसभा 80, सरला तो यानी 79, 80 2 नंबर पर, तो आर से राज्यसभा, यानी आर्टिकल जो 80 है ना, राज्यसभा के उच्च सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। आर्टिकल राज्यसभा के बारे में पढ़ना है 80 में, तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस कहा जाता है। हम बताए थे कि इसमें राज्य के और केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए चुन करके राज्यसभा में आते हैं। इस समय नीतीश
नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री थे वो चुन करके राज्यसभा में आए हैं इस समय, और मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं। तो किसी भी स्टेट का जो एमएलए होता है ना, वही राज्यसभा में चुन करके आता है। राज्यसभा के सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन कर आते हैं। अभी बता दिए, राज्यों से कितने चुन कर आते हैं? 238 राज्यों से 238 एमएलए चुन करके राज्यसभा में आते हैं, और 12 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। ये चुन कर नहीं आते हैं, ये केवल मान लिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कौन कौन होते हैं? कला से होते हैं, साहित्य से होते हैं, विज्ञान से होते हैं, और समाज सेवा से होते हैं। जो समाज में अच्छा सेवा करता है उससे चुन करके, विज्ञान में जो साइंटिस्ट होते हैं, अच्छा विज्ञान में काम करता है, उससे भी राज्यसभा के सदस्य के लिए चुना जाता है। कला के क्षेत्र में जैसे अमिताभ बच्चन भी राज्यसभा में चुना गया था, तो वो पिक्चर बनाते थे, फिल्म बनाते थे, फिल्म भी एक कला है, इसीलिए चुने गए थे। सचिन तेंदुलकर भी चुने गए थे राज्यसभा सदस्य। इसका मतलब क्रिकेट एक कला है। साहित्य के क्षेत्र में भी मनोनीत किए जाते हैं। यानी डायरेक्ट एमएलए जो चुन कर आते हैं 238, और मनोनीत जो होते हैं, नॉमिनेट केवल उसको चुन कर नहीं आते हैं, डायरेक्ट कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से चुन करके 12 सदस्य आते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 238 प्लस 12 नॉमिनेटेड यानी मनोनीत, तो टोटल हो गए 250। यानी राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 250। याद रखना, राज्यसभा में कितने सदस्य? 250। लेकिन अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में? 245 है। अभी फिलहाल 245 सदस्य हैं राज्यसभा में। काउंसिल ऑफ जो स्टेट है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा को कभी भंग हम नहीं कर सकते हैं, ये कभी भंग नहीं होती है। अब ये बताइए कैसी सभा है कि कभी भंग नहीं होती है? इसलिए कभी भंग नहीं होती है कि इसके जो सदस्य होते हैं ना, वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। तो 2 साल में कितने सदस्य रिटायर होते हैं? 2 साल में, जो 2 साल में आपका 3 में से 2, तीन तीन जैसे हैं सदस्य ना, यानी कि 2/3 सदस्य हमेशा रिटायर होते हैं। 2 साल में, सॉरी, 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, और फिर जब रिटायर जो होंगे ना, उनके जगह नए आ जाते हैं। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का, और 6 साल का होता है। तो 2 साल में 1/3 रिटायर होते हैं, यानी कि 2 साल में जितने सदस्य हैं ना, उसका 1/3 रिटायर होते हैं, और उसके जगह पर नए चुने जाते हैं। तो बताइए कभी भंग होगा? 6 साल का जब 6 साल जब पूरा होता है ना, तो फिर 1/3 रिटायर हो गए 2 साल में, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। ऐसे होता है, 2-2 साल में रिटायर होते जाते हैं, 2 साल में चुने जाते हैं, फिर 2 साल में रिटायर, फिर 2 साल में फिर चुन लिए 6 साल के लिए, फिर 2 साल में रिटायर हुए, फिर 6 साल के लिए 2 साल में चुन लिए। इस तरह राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, वो रिटायर होते जाते हैं 2 साल में 1/3, और नए 6 साल के लिए चुने जाते हैं। तो कभी यह भंग नहीं होता है राज्यसभा, याद रखना। और एक बात और कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? 30 साल। 30 साल से कम की उम्र के व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। 30 साल आयु होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य के लिए। अब आपसे एक प्रश्न पूछेंगे कि राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी राष्ट्रपति, कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को। किस किस क्षेत्र से? तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से चुने जाते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इस क्षेत्र से 12 सदस्य चुने जाते हैं।
तो ये प्रश्न याद रखना, उसी को नॉमिनेट कहा जाता है। ये चुनाव से नहीं आते हैं, बल्कि राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं कि आप भी राज्यसभा सदस्य रहेंगे, इसलिए कि आप कला के क्षेत्र में अच्छा कार्य किए हैं। आप राज्यसभा के सदस्य क्यों रहेंगे भाई? इसलिए कि आप साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं, इसलिए कि आप विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं, इसलिए कि आप समाज सेवा अच्छा किए हैं। इसलिए 12 सदस्यों को वो नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं कि आप भी राज्यसभा में जा कर के बैठिए और कानून बनाने में सहयोग कीजिए। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आप तो जान गए कि 238 जो है स्टेट से चुने गए और 12 मनोनीत किए गए, तो कितने हो गए? 250 टोटल कितने हो गए? 200। लेकिन अभी कितने सदस्य हैं अभी राज्यसभा में? 245 है अभी वर्तमान में। तो राज्यसभा जो राज्यसभा है, मान लो ये राज्यसभा है, इसमें टोटल अभी 245 सदस्य है। तो इसके जो राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है? तो याद रखना कि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा से अलग होता है। तो कौन वो है भाई? तो वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के नीचे चुने जाते हैं। तो जब उपराष्ट्रपति बनेंगे ना, तो सीधे राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाते हैं। पदेन उसी को बोलते हैं, मतलब स्वतः पद धारण कर लेते हैं राज्यसभा का सभापति के रूप में, ठीक ना। लोकसभा के सदस्यों का क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता है, क्योंकि हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं और जो खाली होता है उसको फिर भर लिया जाता है। तो कभी यह भंग नहीं होता है, हमेशा ये रहता है। लोकसभा तो 5 साल के बाद कार्यकाल जब समाप्त हो जाएगा प्रधानमंत्री का, तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, तो लोकसभा तो भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि यह एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा क्या है? अस्थाई सदन, इसलिए अस्थाई सदन बोला जाता है कि कभी भंग नहीं होता है, ठीक ना। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? एमपी का चुनाव कौन करता है? तो आम जनता करती है एमपी के चुनाव। जैसे जब प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव होता है तो एमपी कौन चुनता है? हम ही लोग चुनते हैं, आम जनता। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, वो आम जनता नहीं करती है, बल्कि एमएलए और विधानसभा के सदस्य, एमएलए यानी विधानसभा के सदस्य करते हैं। किसका चुनाव? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ठीक। अब चले आइए, आर से तो राज्यसभा हो गया, 79 80 हो गया। अब सरला, एल से लोकसभा और आर्टिकल 81। आर्टिकल क्या? 81 किसके बारे में पढ़ना है? तो लोकसभा की संरचना के बारे में। तो लोकसभा किसे कहते हैं? जब देश में लोकसभा का चुनाव होता है तो सीधे जनता क्या करती है? एमपी चुनती है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 5 साल में चुनाव होता है ना, जैसे मोदी, जैसे अब आपका 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने हैं, तो 5 साल, ये 2029 में चुनाव होगा, तो सीधे आम जनता हम लोग वोट देंगे और एमपी जीत करके आते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम कितने टोटल एमपी होते हैं? 550 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लोकसभा में। लोकसभा में अधिकतम सीट कितना है अभी? 550। मतलब कि टोटल राज्यों की जनसंख्या के आधार पर ही सीट का बंटवारा किया गया है, किस राज्य से कितने एमपी जो है लोकसभा में आएंगे। तो मैक्सिमम राज्य से कितने हैं? राज्य से 530 आते हैं और यूनियन टेरिटरी से कितने?
20, यानी कि टोटल लोकसभा में अधिकतम सीट बैठने के लिए, उसमें सीट जो है ना, जो चेयर, वो बैठने के लिए 550 ही है। लेकिन जिसमें राज्य के एमपी 530 है और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी के एमपी 20 है। ठीक ना। तो 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ, एंग्लो इंडियन, पहले अंग्रेज़ों के लिए भी 2 सीट खाली था। एंग्लो इंडियन जो अंग्रेज इंडिया में बस गए थे, उनके लिए 2 सीट खाली था। देखिए संविधान जब बना ना, तो अंग्रेज़ों का क्या ख्याल रखा गया कि भाई जो अंग्रेज है, जो एंग्लो इंडियन है, जो इंडियन अपना इंडिया का मानते हैं, इंडिया में रह के अपना रहना चाहते हैं, अंग्रेज है लेकिन, तो उनके लिए कितने सीट रखी गई थी आरक्षित? 2 सीटें। लेकिन अब 2019 में जो 104वां संविधान संशोधन हुआ, तो इन 2 सीट को हटा दिया गया, क्योंकि अब एंग्लो इंडियन है नहीं है। आज़ादी के बहुत समय हो गया ना, तो इसको हटाना पड़ा, क्योंकि सीट खाली रह जाती थी। तो दो अब ये अब 2 एंग्लो इंडियन का चुनाव अब नहीं होगा लोकसभा में, क्योंकि ये जो संविधान संशोधन करके ये 2 सीटें हटा दिया गया है। लोकसभा के योग्यता क्या है? लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए? एमपी के लिए खड़ा होने के लिए, कि हम भी चुनाव में खड़ा होंगे और एमपी बनेंगे और दिल्ली में जा कर के बैठेंगे संसद भवन में, तो इसका चुनाव लड़ने के लिए कब सोचिएगा? जब आपकी उम्र कितना होगा? 25 साल, तभी आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, एमपी बन सकते हैं। ठीक। और राज्यसभा के लिए उम्र कितनी थी? राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 साल, 5 साल ज़्यादा, याद रखना। लोकसभा के कार्यकाल यानी प्रधानमंत्री लेकर के और उनके अन्य मंत्रियों का कितने साल का होता है? लोकसभा में जब चुनाव जीत करके जो जाता है तो प्रधानमंत्री बनता है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? यदि बढ़िया से चले तो पूरा कार्यकाल तो 5 साल के लिए। यदि सरकार बीच में मिली जुली सरकार नहीं है, बहुमत की सरकार है, तो 5 साल चलेगा। मिली जुली सरकार है, यदि अपना समर्थन वापस ले लिया तो 5 साल के पहले भी सरकार गिर सकती है और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी की अभी सरकार है, तो 5 साल चलेगी। ठीक है, 2024 में हो गया तो 5 जोड़ दीजिए, 2029 तक चलेगी। लेकिन यदि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और एक है तमिलनाडु के, वो दोनों यदि अपना समर्थन वापस ले ले, तो जो नरेंद्र मोदी की सरकार है गिर जाएगी और इनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की यदि समर्थन अपना वापस ले लेना, तो अभी भी प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि इनकी बहुमत नहीं है। बीजेपी की एक तरफा बहुमत इस बार लोकसभा के 2024 के चुनाव में नहीं मिला है। तो यदि कुल मिलाकर के समर्थन वापस नहीं लेते हैं तो 5 साल तक तो सरकार चलेगी। यदि समर्थन वापस ले लेंगे तो 5 साल के पहले भी गिर सकती है। तो वही कह रहा है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ना, वो 5 साल के लिए होता है मैक्सिमम। लोकसभा में राज्यों से कितने सदस्य, लोकसभा में राज्य से कितने जाते हैं? 530। और यूनियन टेरिटरी से, यानी केंद्र, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश से 20, यानी टोटल कितने हो गए? 550। लोकसभा में टोटल कितने सदस्य जाते हैं? तो 550 सदस्य जाते हैं। लेकिन अभी लोकसभा का 2024 में जो चुनाव हुआ ना, तो कितने सीटों पर चुनाव हुआ था? 543, माने मैक्सिमम 550 सदस्य जाते हैं। लेकिन 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो 543 सीटों पर हुआ था। 543 सीट में जो आधा ला देगा उसका सरकार बहुमत से बनती है। तो 18वीं लोकसभा का चुनाव निर्वाचन आयोग ने साल कितने चरणों में किया था? 7 चरणों में किया था। जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में,
जो गठबंधन के द्वारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो इसका चुनाव 7 चरण में हुआ था। और कितने सीटें थी? टोटल 543 सीटों पर चुनाव हुआ था, यानी 543 MP चुन करके लोकसभा में जाते। और जिसका आधा से एक अधिक सीट मिलता, यानी 272 सीट जो जीत जाता है, वह क्या कहलाएगा? बहुमत दल का नेता कहा जाता है, यानी उसको बहुमत मिल गया। और बहुमत दल, उसी को बहुमत दल बोला जाता है जो आधा से अधिक सीट लाता है। जैसे 543 टोटल सीट है, इसमें आधा से अधिक यानी 272 सीट जो ला देगा वो बहुमत में दल कहलाएगा। और उसी का नेता प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कौन करता है? कौन शपथ दिलाता है? कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। हमेशा बड़ा आदमी ही छोटे आदमी को नियुक्त करेगा। यदि कोई दल 272 सीटें नहीं लाती है, मान लो कोई दल है 272 सीटें नहीं लाई, तब गठबंधन करके 272 सीटें जो लाएगा उसी की सरकार बनेगी। जैसे नरेंद्र मोदी नीतीश JDU से और चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन करके एनडीए गठबंधन बनाया है। नरेंद्र मोदी बीजेपी का गठबंधन कौन है? एनडीए गठबंधन में नीतीश की भी पार्टी है और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो ये मुख्य 2 पार्टियां नरेंद्र मोदी से मिले हुए हैं इस गठबंधन में। यदि अपना गठबंधन वापस लेते हैं तो इनको 272 सीट जो है ना, इनको जुटाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी मजबूत स्थिति में है, 272 सीटें से ज़्यादा इनके पास सीटें हैं, ये दोनों नेताओं को मिला करके। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। 18वीं लोकसभा में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, तब बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के द्वारा बहुमत हासिल किया था। जब बहुमत नहीं मिला था बीजेपी को, तो बीजेपी ने किसका गठबंधन? एनडीए गठबंधन के द्वारा बहुमत हासिल किए थे। अकेले नहीं किए थे, एनडीए गठबंधन के द्वारा। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी बने थे। टोटल कितने सीट आई? 292, यानी सब नीतीश को भी और चंद्रबाबू नायडू सबको जोड़ करके 200, और क्षेत्रीय दल जो 292 सीट लाए, जो कि 272 से ज़्यादा है ना। केवल 272 सीट लाते तो प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन यहाँ तो 292 कर दिए सबको मिला करके, तो इनकी बढ़िया से सरकार बन गई। राहुल गांधी भी गठबंधन बनाए हैं। राहुल गांधी का कौन गठबंधन है? ये भी जैसे एनडीए बना है ना नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, उसी तरह कांग्रेस का भी बना है इंडिया गठबंधन। लेकिन अभी कांग्रेस की भी जो इंडिया गठबंधन है अभी मजबूत स्थिति में नहीं है। ये कितने सीटें लाई थी? 204। यार 272 से बहुत कम है ना। पूरा गठबंधन मिलाकर 204 सीटें लाई थी और नरेंद्र मोदी 292 लाए थे। जबकि 545 का आधा से एक अधिक सीट 272 होगा, जो लाएगा उसी की सरकार बनेगी। तो ये कांग्रेस का तो बहुत कम है। और नरेंद्र मोदी के जो एनडीए गठबंधन है इनका 292 है, तो इनकी सरकार बन गई। एनडीए की 13वीं बार गठबंधन की सरकार है। 13 बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनाया है। पहली बार 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी थी। मोरारजी के देसाई के नेतृत्व में पहली बार 1977 में सरकार बनी थी। एक बार नरेंद्र मोदी बहुमत में आए थे 2024 के पहले, 2019 के चुनाव में बहुमत में आए थे। उसके बाद तो फिर बहुमत नहीं ला पाए। जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ यानी 2024 में, उसमें 6 राष्ट्रीय दल और 57 क्षेत्रीय दल भी भाग लिए थे। राष्ट्रीय दल मतलब कि बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी। और क्षेत्रीय दल मतलब कि हर क्षेत्र की छोटी छोटी पार्टी, उसको क्षेत्रीय दल कहते हैं। तो सरला तो हो गया, सरला हो गया। एस का मतलब संसद, आर का मतलब राज्यसभा, एल मतलब लोकसभा। संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। अब जय पढ़िए, JAY, जय।
तो जे से हो जाएगा जनगणना। तो आर्टिकल 81 तक पढ़ लिया, अब आर्टिकल 82 पढ़ो। जे से मतलब जनगणना। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन। जब जनगणना होगा ना तो सीटों का क्या होगा, उसको समायोजित किया जाएगा। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन मतलब सीटों का समायोजन किया जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि सीटों का बंटवारा। जैसे मान लो जब जनगणना होगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो सीट को भी बढ़ाना पड़ेगा ना। जैसे मान लो कहीं 5 लाख जनसंख्या हो गया, कहीं 2 लाख है, तो 5 लाख वाला भाई अलग अलग करना पड़ेगा, फिर से 2 सीट बनाना पड़ेगा, 3 सीटें अब करना पड़ेगा, ताकि एक सीट में कम जनसंख्या रहे। तो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो सीटों, लोकसभा में सीटों को भी बढ़ाना पड़ेगा। यही आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 82 में। जे से मतलब जनगणना, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन। तो देश की जनगणना हर कितने साल में होती है? पूरा देश की जनगणना, आदमी कितनी है, 10 साल में होता है। जनगणना कितने साल में होता है? देश की 10 साल में। यानी जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा का सीटों का चेक किया था। देखा जाएगा कि जनसंख्या ज़्यादा है तो सीट को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। तो सीट को चेक कब किया जाएगा? जनसंख्या के आधार पर। यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है तो संसद एक कानून बनाकर, एक आयोग का गठन करके यह तय की जाएगी कि किस क्षेत्र की सीमा कहाँ तक होगी। यदि जनसंख्या ज़्यादा है तो संसद क्या करती है? कानून बनाती है। संसद ही कानून बनाएगी और कानून बना करके एक कमीशन यानी आयोग का गठन करेगी। और यह आयोग जो है ना, यह तय करेगा कि एक सीट का जो क्षेत्र है कहाँ से कहाँ तक रहेगा जब जनसंख्या बढ़ जाती है। जैसे मान लो परिवार है, परिवार में ज़्यादा आदमी हो जाते हैं तो फिर क्या किया जाता है? बंटवारा होता है कि तुम्हारा ये घर है, तुम्हारा ये घर है। उसी तरह जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो फिर दोबारा सीटों का क्या किया जाता है? बंटवारा किया जाता है। जैसे परिवार बढ़ जाता है तो बंटवारा किया जाता है घरों का, उसी तरह जनगणना जब हो जाएगी तो सीटों का क्या किया जाता है? बंटवारा, यानी सीटों का पुनर्समायोजन, फिर से उसको समायोजन किया जाता है। तो जो आयोग संसद बनाती है ना कि चलो कहाँ से कहाँ तक सीमा रहेगा एक सीट का, इस आयोग को परिसीमन आयोग मतलब सीमा तय करता है। जैसे मान लो बक्सर लोकसभा क्षेत्र है तो बक्सर का सीमा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो ये कौन तय करेगा? कमीशन तय करेगा, परिसीमन आयोग, हर 10 साल में। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था, 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। 84 जो है नंबर का संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में। इसमें तय किया गया कि 2026 तक लोकसभा के सीटों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब आ जाएगा परीक्षा में कि 2026 तक लोकसभा के सीट वहीं रहेंगे। ये किस संविधान संशोधन के तहत? देखिए, संविधान तो कह रहा था कि 10 साल में आपका समायोजन होगा, लेकिन संशोधन करना पड़ेगा। इसको संशोधन कर दिया गया कि नहीं, 10 साल में अलग अलग सीट का बंटवारा करना उचित नहीं है। इसीलिए 84वां संविधान संशोधन 2001 में यह तय किया गया कि 2026 तक लोकसभा के सीट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये सर्वसम्मति से संविधान संशोधन होता है। लोकसभा में पारित होगा वो संशोधन बिल तो 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा, तो फिर राज्यसभा में जाएगा और वहाँ से भी 2/3 बहुमत से सभी सदस्य राज्यसभा के पास कर देते हैं, उसको फेवर में वोट कर देते हैं, तब राष्ट्रपति साइन कर देते हैं। उसके बाद संविधान संशोधन हो जाता है। यदि कोई संशोधन के बारे में कोई प्रस्ताव आता है तो फिर हो जाता है। तो यही संशोधन हुआ था किस प्रस्ताव पर कि जो चुनाव के समय जो आपका बदलाव किया जाता है सीटों में हर 10 साल में, तो 2026 तक न किया जाए। तो 2026 तक सीट में बंटवारा नहीं होगा। अब 2026, अब देखिए 29 का जब चुनाव होगा ना तो हो सकता है कि 543 जो सीटें हैं ना, इसको बढ़ा भी दिया जाए। कब?
2029 के चुनाव में, क्योंकि 2026 तक लोकसभा के सीट में बदलने का, परिवर्तन नहीं करने का नियम था, लेकिन 2026 के बाद तो फिर परिवर्तन हो ही जाएगा। 2026 के बाद लोकसभा के सीटों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि दिन पर दिन जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, पब्लिक तो बढ़ ही रही है, तो पब्लिक के हिसाब से सीट का बंटवारा होता है। अब देखिए क्वेश्चन एक पढ़िए, सीटों का सीमा निर्धारण करने के लिए किस आयोग का गठन किया जाता है? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग कौन गठित करता है? तो संसद यानी पार्लियामेंट परिसीमन आयोग का गठन करता है। यही तय करता है कि एक सीट का दूसरे कहाँ से कहाँ तक इनका सीमा लगेगा, कहाँ कहाँ से कहाँ तक के लोग एक सीट पर वोट देंगे, फिर दूसरे सीट का लोग कहाँ से कहाँ तक वोट देंगे। ये संसद द्वारा जब आयोग बनता है ना, उसी को कहते हैं परिसीमन आयोग, यही तय करेगा। वर्तमान में लोकसभा की निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? लोकसभा में कितनी सीटें हैं? निर्वाचित मतलब चुने गए सीट कितने हैं? 543 टोटल है लोकसभा में अभी वर्तमान में। अब आ जाइए JAY, जय। ए मतलब अवधि। आर्टिकल 83 जो है ना, संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताता है कि संसद के सदन की अवधि क्या होगी। तो लोकसभा में सदस्यों की अवधि क्या होती है? 5 साल। राज्यसभा के सदस्यों की अवधि क्या होती है? 6 साल। लोकसभा के सदस्यों का उम्र कितनी होती है? 25 साल। राज्यसभा के सदस्यों का रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? 6 साल। अरे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लड़ने का जो सदस्यता के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होती है। लोकसभा सदस्य के बनने के लिए कम से कम 25 साल उम्र होती है। लोकसभा 5 साल तक कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अवधि कितना होता है? 6 साल तक। बस लोकसभा के कार्यकाल 5 साल और राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल। और हर राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से MLA चुन करके राज्यसभा में आते हैं और 2 साल में रिटायर होते हैं। कितने? तिहाई। 1/3 सदस्य जो होते हैं ना, 2 साल में 1/3 सदस्य हर साल घर भेज दिए जाते हैं रिटायर करके कि जाइए आपका हो गया 6 साल। 6 साल खुद रिटायर होते जाते हैं। दो साल में 1/3 सदस्य रिटायर होंगे, फिर नया वाला 6 साल के लिए आ जाएंगे, फिर 2 साल में रिटायर होंगे, फिर नया वाला 6 साल के लिए आ जाएंगे। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, याद रखना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताओ? 6 साल का बताया ना। और लोकसभा के सदस्यों का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 साल, लेकिन मैक्सिमम 5 साल तक रह सकते हैं यदि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो। लेकिन राज्यसभा के सदस्य, इसके पहले भी ये सरकार भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा जो है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, याद रखना। इनके जो ये 6 साल के लिए जब सदस्य बनेंगे ना, तो 6 साल खूब बढ़िया से रहेंगे और 2 साल में 1/3 रिटायर होते रहते हैं और 2 साल में फिर एक रिटायर होंगे तो 2 साल में भर दिए जाते हैं। फिर वो जो आएंगे नया, वो 6 साल तक रहेंगे। तो कभी भंग नहीं होता है राज्यसभा, ठीक ना। जैसे मान लो कि 6 साल के लिए आ गए सदस्य, 15 मान लो, तो 2 साल में 1/3 रिटायर हो गए, 1/3 यानी 3×5 = 15। 2 साल में 5 रिटायर हो गए, तो फिर 5 नया भर दिए जाएंगे, नया न्यू। फिर ये 6 साल रहेंगे, फिर 2 साल में फिर रिटायर होंगे, फिर खाली होगा जितना, फिर नया भर दिए जाएंगे, फिर वो भी 6 साल रहेंगे। इस तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ये 2 साल में 1/3 रिटायर होते जाते हैं और नए राज्यसभा का सदस्य चुन करके आते रहते हैं। और लोकसभा के सदस्यों का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का, यदि इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार रहे तो। नहीं तो यदि मिलीजुली सरकार बनाए हैं, समर्थन लेकर बनाए हैं, तो बीच में भी इनको हट सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है 5 साल रहेंगे। लेकिन राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं ना, वे 6 साल फिक्स रहेंगे ही रहेंगे। यदि अपने ओर से इस्तीफा नहीं देते हैं या कोई और किसी कारणवश पहले वो इस्तीफा नहीं देते हैं या सदस्यता के रूप में कार्य करने में असमर्थ रहते हैं, तभी वे जा सकते हैं। नहीं तो 6 साल इनकी
कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, यानी कितने राज्यसभा कितने सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, बताओ? 1/3। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं ना, वो 2 साल में क्या होते हैं, 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा के। अब चले आइए जय य, ऐसे तो हो गया अवधि, और वाई मतलब योग्यता। आर्टिकल 84 किसके बारे में बताता है? वाई मतलब योग्यता, योग्यता के बारे में। संसद के सदस्यता के लिए क्या योग्यता होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा? संसद के सदस्य यानी लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता क्या होगी, राज्यसभा के, संसद में दोनों आ जाएगा ना। तो योग्यता मतलब पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक ही संसद के सदस्य बन सकते हैं। राज्यसभा के लिए उम्र कितना होना चाहिए, अपर हाउस के लिए 30 साल, और लोकसभा के लिए कम से कम कितना साल होना चाहिए, 25 साल। भाई अपर हाउस है तो ज़्यादा उम्र, यह लोअर हाउस है, निम्न सदन है, सीधे जनता चुनती है, तो इसकी 5 साल कम उम्र, इससे 25 साल। शपथ कौन दिलाता है? शपथ ही इनको लेनी पड़ती है कि हाँ, चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत जो व्यक्ति है ना, वो शपथ लेता है। ठीक। संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता, और क्या क्या योग्यता है, और योग्यता जो हो संसद जो निर्धारित करती है वो पूरा करना पड़ता है, बस यही है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। भारत का नागरिक, उम्र होना चाहिए राज्यसभा के लिए 30 साल, लोकसभा के लिए 25 साल, और शपथ लेना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 28 साल है मान लो, तो किसी सदन का सदस्य बन सकता है। 28 समय में लोकसभा के लिए बन सकता है, क्योंकि लोकसभा में 25 साल उम्र होती है, लेकिन राज्यसभा के लिए सदस्यता के लिए इनकी उम्र नहीं है, क्योंकि 28 साल का आदमी राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यता के लिए, राज्यसभा के लिए मेंबरशिप के लिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 साल की उम्र जरूरी है। ठीक। आर्टिकल 85 देखिए, संसद के बारे में। एस मतलब संसद, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, इसके बारे में याद रखना। आर्टिकल 85 संसद के सत्र, सत्रावसान, विघटन। एस से संसद, एस से सत्र, एस से सत्रावसान। संसद के सत्र, सत्रावसान, विघटन किसके बारे में दिया गया है, आर्टिकल 85। तो सत्र बुलाना, राष्ट्रपति यह तय करता है कि संसद के सत्र कब शुरू होगा। संसद के सत्र होते हैं, पूरा संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति बुलाते हैं, तो कम से कम 3 बार बुलाना चाहिए। तो 1-2 बार, कम से कम तो 2 बार, मैक्सिमम 3 बार। 1 साल में कम से कम 2 बार राष्ट्रपति बुलाते हैं संसद के सदस्यों को, ठीक ना। अब मैक्सिमम 3 बार भी बुला सकते हैं 4-4 महीना पर, लेकिन 2 बार तो किसी हाल में, 6 महीना से ज़्यादा नहीं, 2 बार तो किसी हाल में बुलाना पड़ेगा राष्ट्रपति को संसद में पूरे सदस्यों को। काहे के लिए, बजट सत्र के लिए, बजट के लिए, देश का बजट कैसा होगा उसके लिए बुलाते हैं, सबसे लंबा होता है ये। फिर मानसून में, मानसून जब बरसात का समय आता है ना, तब बुलाते हैं 4-4 महीना पे। फिर ठंडे के दिन में भी राष्ट्रपति बुलाते हैं और मीटिंग होती है। बजट सत्र सबसे लंबा होता है, वहीं पर बजट तय किया जाता है कि क्या बढ़ेगा, किसका रेट बढ़ाया जाएगा, किस पर टैक्स लिया जाएगा, ठीक ना। सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या बेनिफिट है, किसानों के लिए क्या बेनिफिट है, रेलवे के लिए क्या बेनिफिट है, अन्य कार्यों के लिए क्या बेनिफिट है, ये बजट सत्र में ही तय किया जाता है। तो बजट सत्र, तीनों सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन। बजट सत्र तो शुरू में लिया जाता है, बुलाते हैं राष्ट्रपति। मानसून में जो बुलाते हैं सत्र, वो उसको माने बरसात के दिन में मानसून सत्र बोलते हैं, और ठंडी के दिन में शीतकालीन सत्र। 3 सत्र। यदि एक सत्र गैप भी कर देंगे राष्ट्रपति, केवल 2 ही सत्र बुला सकते हैं, ये राष्ट्रपति का पावर है। 6-6 महीना पर राष्ट्रपति के पावर है कि वह किसी एक सत्र को पूरी तरह क्या कर दे, खत्म कर सकता है।
मान लो कि शीतकालीन सत्र हटा दिया तो एक बार बजट सत्र करेगा, फिर 6 महीना के बाद फिर मानसून सत्र कर देगा, यानी साल में 2 सत्र। ऐसे 3 सत्र होगा तो 4-4 महीना पर होगा। राष्ट्रपति का पावर है लोकसभा को भंग कर दे, लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह उच्च सदन है और एक अस्थाई सदन है। लोकसभा तो अस्थाई सदन है, लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है। अब नेक्स्ट आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, लंबा हो जाएगा। थैंक्स।